राष्ट्रपति के हमारे तीसरे लेक्चर में जो बची हुई चीज़ें हैं उन पर हम सब चर्चा कर लेंगे। तो राष्ट्रपति के हमारे 2 टॉपिक हुए थे। पहले टॉपिक में राष्ट्रपति के बारे में और उसका निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ, अध्यादेश मतलब महाभियोग आदि पर बात हुई थी। दूसरे में उसकी शक्तियों पर बात हुई थी और तीसरे में जो बची हुई बातें हैं उनको हम सब इस वीडियो के तहत जानेंगे। देखिए, इसमें हम मुख्य रूप से 4 बातें करेंगे। एक तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद क्या होते हैं और उनका निपटारा कैसे होता है। दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार है वो क्या होता है और उससे जुड़ी हुई बातें। तीसरे चरण में हम सब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है उसको जानेंगे और इसी में हम सब राष्ट्रपति के जो वीटो के अधिकार होते हैं उनको जानेंगे कि वीटो के अधिकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के वीटो होते हैं। तो मुख्य रूप से इस वीडियो का उद्देश्य इन्हीं 4 चीज़ों को बताना है, बाकी जानकारी आपके पास है। तो देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 कहता है सरल भाषा में कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 71 कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उनके सरल भाषा में कहें तो चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं या कोई भी निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। यानी एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, यानी कि निर्वाचन संबंधी विवाद कहाँ पर देखे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, या कह लीजिए आप सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। यानी उनका निपटारा कहाँ पर हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, या कह लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, अनुच्छेद भी आपको याद रखना चाहिए, यह पता होना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे अब इसमें एक बार ये विवाद उठा कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान खाली हों तो क्या उसका निर्वाचन अवैध घोषित होगा? तो ये मामला कोर्ट में गया। तो एक यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, एक संशोधन है 11वां संशोधन या 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 आपको याद रखना है। ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर खारिज नहीं होगा या राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल के कुछ स्थान रिक्त हैं। ध्यान रखना, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन को या राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल के कुछ स्थान रिक्त हैं। मतलब अब आप बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय कुछ विधानसभाएं भंग हैं, एक आध विधानसभाएं भंग हैं, या लोकसभा राज्यसभा में कुछ सीटें खाली हैं, निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती या राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। यानी सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर कोई याचिका नहीं डाली जा सकती कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कुछ स्थान रिक्त थे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यानी कि इस आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जाएगी कि कोई विधानसभा भंग है या कुछ सीटें खाली हैं। तो ये प्रश्न भी यहीं से निकल के आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और आप जोड़ लेना। जैसे यदि राष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति को भी आप जोड़ लेना। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, मान लेते हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में विचार होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है, तो यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द होता है, यानी मान लें कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाए तो
जिस अवधि में उसने राष्ट्रपति का कार्य किया है, जैसे कोई व्यक्ति मान लेते हैं राष्ट्रपति बन जाता है, कुछ महीने वो राष्ट्रपति रहता है, उसके बाद उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, तो निर्वाचन रद्द होने के बाद उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो वैध रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। यानी अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाता है या ये पाया जाता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सत्य हैं और उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, तो इस आधार पर उसके किए गए कार्यों को रद्द नहीं किया जाएगा, उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे, वैध रहेंगे। तो अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहाँ पर सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल के कुछ स्थान रिक्त हैं, ये 11वें संशोधन 1961 द्वारा अंतस्थापित किया गया है इसी अनुच्छेद 71 में संशोधन करके। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द होता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे, वैध रहेंगे। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कोई विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो निर्वाचन यानी कि चुने जाने के 1 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विवाद को ले जाना अनिवार्य है। यानी यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की याचिका जानी चाहिए। और याचिका कौन डालेगा, जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी रहा हो या उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी रहा हो। मतलब याचिका वही डाल सकता है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी रहा हो। वो 1 माह के अंदर अगर उसको लगता है कि किसी भी तरीके से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा कि उसका निर्वाचन वैध है या फिर वैध नहीं है। और आगे आपको जो भी डिटेल मैंने बताई है आप सरल भाषा में नोट कर लेना, यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अनुच्छेद 71 आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अनुच्छेद 71 में जो भी प्रावधान है उनको आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पर लागू कर लेंगे, मतलब दोनों पर लागू हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, 71, कहाँ सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल के कुछ स्थान रिक्त हैं। याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी, 30 दिन 1 महीने के अंदर पड़नी चाहिए और विपक्षी प्रत्याशी डाल सकता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यदि अपने पद से हटते भी हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य वैध रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम सब अनुच्छेद 72 को देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 72 है भारतीय संविधान का, वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को बताता है। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग थोड़ा विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो 3 मामलों में लागू होती है। 3 मामले कौन कौन से हैं कि अगर दंड संघीय विधि के अधीन दिया गया हो, यानी किसी संघ का मतलब आप समझ रहे हैं, यूनियन जो भारत का है, अगर दंड संघीय विधि के अधीन हो, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको दंड मिला हो और वो दंड जो मिला है वो संघीय विधि के अधीन होना चाहिए, यानी वो मामला संघ के क्षेत्राधिकार का होना चाहिए। यानी जब संघीय विधि के अधीन किसी को दंड मिला होगा तब राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। या फिर दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो। आप जानते हैं कि सेना के अपने न्यायालय होते हैं जिनको आप कोर्ट ऑफ मार्शल या कोर्ट मार्शल के नाम से आप जानते हैं। तो जब दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया होगा तब राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। और तीसरी चीज़ होती है कि जब दंड की प्रवृत्ति मृत्युदंड हो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सरल क्वेश्चन तो है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में आती है, तो आप बता देंगे 72 में आती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं, 72 में हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में दंड को या उसकी क्षमादान शक्ति कार्य करती है। तो 3 परिस्थितियाँ हैं, जब दंड किसी संघीय विधि के अधीन दिया गया हो, या दंड किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या फिर दंड की प्रवृत्ति मृत्युदंड हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है, उसको हम राज्यपाल के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर चूँकि राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के जो क्षमादान शक्ति उसको समझ लीजिए। तो 3 परिस्थितियों में उसका क्षमादान शक्ति का अधिकार होता है। और इसमें राष्ट्रपति 5 तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को जो इन 3 में से किसी एक विधि के तहत दंड पाया हो तो उसको 5 तरीके से या 5 उसमें उसके पास प्रावधान होते हैं। तो 5 ये तरीके हैं जो मैंने बगल में लिखे, इनको आप देख लेंगे, इनको समझ भी लेंगे। इन 5 तरीकों से वो क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे इसमें सबसे पहली चीज़ है क्षमा। तो क्षमा का मतलब है पूर्ण क्षमा। मतलब यदि राष्ट्रपति को लगता है कि दंड
देखिए ये जो क्षमादान की शक्ति है ये एक प्रकार की सुधार की शक्ति है कि यदि अगर ऐसा लगे बाद में कि दंड कठोर हो गया है या दंड गलत हो गया है तो एक मौका इस तरह का राष्ट्रपति को दिया गया है या राष्ट्रपति के पास एक क्षमादान की शक्ति है जिससे व्यक्ति को एक और मौका मिलता है। तो इसमें एक चीज़ होती है क्षमा। क्षमा में क्या होता है कि दंड को पूरी तरीके से क्षमा कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को आजीवन कारावास मिला है या मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति पूर्ण रूप में उसको क्षमा कर सकता है। तो एक प्रकार से ये क्षमा शक्ति है, यानी कि क्षमा का मतलब पूर्ण क्षमा, पूरी तरीके से राष्ट्रपति क्षमा कर देगा। एक होता है लघुकरण, जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे वो अपना इंग्लिश शब्द इसका देख लेंगे या वैसे भी आप सब देख लिया करिए। एक है लघुकरण। तो लघुकरण में क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है। दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है, इसका मतलब समझेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए, या जैसे किसी को कठोर सश्रम कारावास मिला है तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब दंड की जो प्रवृत्ति है, दंड का जो स्वरूप है उसको बदल दिया जाता है इसमें। जैसे मान लेते हैं, मैंने उदाहरण दिया कि जैसे किसी व्यक्ति को मिला है कठोर सश्रम, या एक होता नहीं कठोर सश्रम कारावास, यानी कठोर तरीके से श्रम करते हुए उसको कारावास काटना है, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है कि वो शारीरिक रूप से या अन्य कार्यों से ऐसा नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति लघुकरण कर सकता है। लघुकरण में क्या होता है, दंड के स्वरूप को कम किया जाता है, दंड की अवधि नहीं कम की जाती है, दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। परिहार में क्या होता है कि दंड का स्वरूप नहीं बदला जाता है लेकिन उसकी अवधि कम कर दी जाती है। लघुकरण और परिहार में मुख्य अंतर है। जैसे लघुकरण में क्या होगा कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिला है तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर परिहार में क्या होता है, दंड की प्रकृति वही रहेगी लेकिन उसकी अवधि कम कर दी जा सकती है। जैसे परिहार में क्या होगा, परिहार में यह है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 20 साल का कठोर कारावास मिला है, सश्रम कारावास मिला है, तो उसको 15 साल किया जा सकता है, 10 साल किया जा सकता है। दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा, दंड की अवधि कम हो जाएगी। यानी परिहार में क्या होता है, दंड की केवल अवधि कम की जाती है, स्वरूप वही रहता है। और लघुकरण में अवधि नहीं बदली जाती बल्कि दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। विराम का मतलब होता है कि जैसे विशेष परिस्थितियों में दंड को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपंग हो यानी दिव्यांग हो, या जैसे कोई गर्भवती महिला हो, तो ऐसी स्थिति में दंड के मतलब विशेष परिस्थितियों में दंड को कम कर दिया जाता है। जैसे कई बार ये मामला गया है तो गर्भावस्था के कारण महिलाओं के मृत्युदंड को कारावास में बदल दिया गया है। तो विराम में क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में दंड को कम कर दिया जाता है। जैसे विशेष परिस्थिति अपंगता हो सकती है, गर्भावस्था हो सकती है, या इस तरह के कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। और लास्ट में होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है, खास करके मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है, यानी इसमें सजा माफ़ नहीं की जाती है। यदि किसी को मृत्युदंड मिले और वो राष्ट्रपति के पास जाता है और उस पर विचार करने का कोई और प्रश्न या विचार करने का कोई और रास्ता हो, तुरंत उसको लगता है कि मृत्युदंड न दिया जाए, एक बार विचार कर लिया जाए, तो प्रविलंबन शक्ति के तहत क्या होता है, अस्थायी रोक लगाई जाती है। यानी इसमें सज़ा को समाप्त नहीं किया जाता है लेकिन कुछ समय के लिए सज़ा को रोक दिया जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। क्षमा का मतलब पूर्ण क्षमा, पूरी तरीके से क्षमा कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड का स्वरूप बदल करके कम कर दिया जाता है, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। परिहार में दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा, अवधि कम कर दी जाएगी। जैसे 20 साल का कठोर कारावास तो उसको 10 साल के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। विराम में विशेष परिस्थितियों में दंड को कम कर दिया जाता है। और प्रविलंबन में दंड पर, खास करके मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। तो ये राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार है। हालांकि ध्यान रखना कि ये क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति का आत्यांतिक नहीं है, इसमें वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। और ये भी कहा गया है कि ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी समीक्षा भी हो सकती है। हालांकि साधारण मामलों में इसको कहीं पर देखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यदि पूरी तरीके से यदि गलत हो तो उसकी समीक्षा हो सकती है। तो ये राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार है। इसके बाद हम सब एक चीज़ पे विचार करते हैं, यह एक हमारा टॉपिक है, इस पर विचार करते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि संविधान में कहीं पर भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो वीटो शब्द है ये एक प्रकार से लोकप्रिय शब्द है। तो संविधान में तो इसका कहीं पर प्रयोग नहीं है कि वीटो जैसी कोई शक्ति होती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के लोकप्रिय जो निर्णय हैं, लोकप्रिय मामले हैं, उनमें ये शक्ति कहीं ना कहीं निकल करके आई है। देखो, एक चीज़ आप जानते हैं कि धन विधेयक को छोड़ दिया जाए या राज्यों की स्थापना संबंधी विधेयक को छोड़ दिया जाए तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो लागू नहीं होते हैं या अधिनियम नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति विधेयकों को समाप्त कर सकता है या लौटा सकता है या फिर रद्द कर सकता है। तो उसी विचार को अगर हम देखेंगे तो उसमें वीटो शक्ति की बात आती है।
तो देखो एक चीज़ आप जानते हो कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रमुख है। तो इसको समझने के लिए आपको भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, ये आपको समझना होगा। तो अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि धन विधेयक के अलावा, धन विधेयक ना हो, आप जानते हैं कि जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देता है उनको छोड़ दीजिए आप, जैसे धन विधेयक हैं या नए राज्य की स्थापना के विधेयक हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 111 में क्या होता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प का मतलब कि या तो वो विधेयक को अनुमति दे दे, यानी कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो क्या होगा, एक काम तो उसका ये है कि वो विधेयक को अनुमति दे दे, ये पहला रास्ता है। दूसरा ये है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, यानी कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए, देखिए विधेयक कब राष्ट्रपति के पास आएगा, जब वो संसद से पारित हो जाएगा। तो पहली स्थिति तो ये है कि वो विधेयक को अनुमति प्रदान कर दे। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, दोबारा विचार के लिए लौटा दे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो नया जो एक मतलब अब जो नवीनतम स्थिति है 44वें संशोधन 1978 के बाद की जो स्थिति है, तो वहाँ पर यह है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और फिर से वो विधेयक उसी रूप में पारित होकर के आ जाता है तो उसे अनुमति देनी ही होगी। और तीसरी चीज़ होती है कि वो विधेयक पर अनुमति रोक ले, विधेयक पर अनुमति रोक ले या अनुमति ना दे। तो ये 3 स्थितियां हैं और इन्हीं 3 स्थितियों के तहत हम अपने वीटो शक्ति को या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या विधेयक पर अनुमति को रोक सकता है। तो यदि हम इन 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे तो हमें 3 प्रकार के वीटो निकल करके आएंगे। यानी यहाँ पर हम आप राष्ट्रपति के जो वीटो की शक्तियाँ हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला वीटो होता है, आप ध्यान से देखना, इसको कुछ विद्वान या कुछ संविधान की बुकों में निरपेक्ष वीटो और कुछ जगह पे इसके लिए शब्द मिलता है अत्यांतिक। अत्यांतिक थोड़ा कठिन शब्द है हिंदी में, यानी कि निरपेक्ष का मतलब है कि पूरी तरीके से विधेयक को समाप्त कर देना, निरपेक्ष वीटो। तो निरपेक्ष वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पर विवाद है। आमतौर पर राष्ट्रपति आप जानते हैं नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन फिर भी उसके पास एक निरपेक्ष वीटो का अधिकार होता है कि वो विधेयक को अनुमति ना दे, यानी कि अनुमति ना दे। तो इसको जो मैंने कहा था अनुमति रोक ले या इसको मान लीजिए कि अनुमति ना दे। तो आप यहाँ पर एक विचार कर सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है तो विधेयक को अनुमति क्यों नहीं देगा। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझिए कि राष्ट्रपति आमतौर पे निरपेक्ष वीटो का या अत्यांतिक वीटो का प्रयोग तब करता है जब विधेयक गैर सरकारी विधेयक हो। जब विधेयक गैर सरकारी विधेयक हो, या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि जब लोकसभा भंग हो गई हो, जैसे कोई विधेयक पारित हुआ हो और राष्ट्रपति की अनुमति के पहले लोकसभा भंग हो गई हो और नई सरकार आए, या उस समय राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक पर अनुमति न दे। तो निरपेक्ष वीटो में सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा कि गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। देखिए संसद में 2 प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है और उस विधेयक को पारित कराना मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ध्यान से यहाँ पर समझ लेंगे, आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन आप ध्यान रखना कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो जब सरकारी विधेयक की हम बात करेंगे तो सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है और इसको पारित कराना आप जानते हैं कि ये मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और लोकसभा में यदि ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो एक प्रकार से उसके बहुमत पर धक्का लगता है। तो सरकारी विधेयक जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो आमतौर पर सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो या अत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं करता है। अगर वो ऐसा करेगा तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। तो गैर सरकारी विधेयक कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा जो विधेयक संसद में रखे जाते हैं वो गैर सरकारी विधेयक होते हैं।
तो यदि कोई गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उस पर एब्सोल्यूट या निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे मंत्रिपरिषद की शक्ति नहीं होती है, मंत्रिपरिषद का बल उसको प्राप्त नहीं होता है। और आप जानते हैं कि भारत में वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। तो यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ये कहेगा कि वो इस विधेयक को अनुमति ना दे तो वो अनुमति नहीं देगा। और दूसरा, जबकि लोकसभा भंग हो जाए, तो दो स्थितियों में राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो का प्रयोग करता है। तो सबसे पहला वीटो आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार का वीटो राष्ट्रपति मतलब उसके पास कौन कौन से वीटो होते हैं? तो एक होता है निरपेक्ष वीटो। और ये बिल्कुल बात बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि निरपेक्ष वीटो का प्रयोग साधारण अर्थ में राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो अगर वो सरकारी विधेयक के संदर्भ में इसका प्रयोग करेगा तो फिर संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। इसलिए गैर सरकारी विधेयक पर वो बहुत ही धूमधाम से प्रयोग कर सकता है या अनुमति रोक सकता है। लोकसभा भंग हो जाए तब भी वो कर सकता है। तो ये दो स्थितियां बन सकती हैं जब वो इस वीटो का प्रयोग करेगा। दूसरा वीटो होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो कौन सा वीटो होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तो मतलब निलंबनकारी वीटो हो गया। तुरंत अनुमति नहीं दे रहा है, वो सस्पेंड कर दे रहा है, टाल दे रहा है या लौटा दे रहा है। जैसे 2006 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा एक विधेयक को लौटा दिया गया था। आत्यांतिक वीटो की अगर हम बात करें तो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू के मामले के एक विधेयक पर किया था। जब इतिहास में आप बहुत नीचे जाएंगे तो वहाँ पे वो मिलेगा। तो आत्यांतिक वीटो का एक प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किया था। और निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो जाए, तो इसलिए ये सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं ताकि कुछ टाइम मिल जाए। यदि कोई गलत निर्णय पड़ जाए तो उसको समय रहते संभाल लिया जाए। जैसे 2006 में APJ अब्दुल कलाम ने एक सांसदों के लाभ संबंधी एक विधेयक था, उस पर उसको उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। बाद में फिर उसको नहीं रखा गया। तो कुछ ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो निलंबनकारी वीटो का मतलब यही होता है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। हालांकि ध्यान रखना कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और फिर से वो विधेयक पारित होकर के उसी रूप में आता है तो फिर वो अनुमति देने के लिए बाध्य है। और राष्ट्रपति का जो तीसरा वीटो होता है वो होता है JB वीटो। तो JB वीटो ये भी जो है इसी की व्याख्या से निकला है। देखिए यहाँ पर JB वीटो कैसे निकला है? पॉकेट वीटो भी कुछ लोग कहते हैं इसको, JB वीटो या पॉकेट वीटो। तो JB वीटो कहाँ से निकला है? देखिए राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय में अनुमति दे करके लौटाएगा इसकी कोई अवधि नहीं लिखी गई है। जैसे अमेरिकन संविधान में इसकी अवधि लिखी हुई है, लेकिन भारतीय संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति कितने दिन में देगा। तो यदि वो किसी विधेयक को ना तो अनुमति देता है और ना पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ध्यान से सुनिए, ना ही वो अनुमति देता है और ना ही वो पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक लंबे समय तक उसकी मेज पर, उसकी जेब में पड़ा रहेगा। और इस वीटो को क्या कहते हैं? JB वीटो कहते हैं। यानी इसमें क्या करेगा कि देखिए फिर से सुनिए कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति कितने दिन में वापस करेगा, साइन करके, हस्ताक्षर करके, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो यदि कोई राष्ट्रपति चाहे तो ना तो वो अनुमति दे और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो ऐसी स्थिति में वो JB वीटो का प्रयोग कर रहा होता है। हालांकि ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करता है। अब जैसे एक आप जानते हैं डाक बिल, आपने सुना होगा। तो डाक बिल विधेयक एक पारित हुआ था 1986 में राजीव गांधी सरकार में, और ज्ञानी जैल सिंह ने इस बिल पर अपनी अनुमति ना तो दी और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। उसके बाद फिर हालांकि आप जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में खूब टकराव थे उस समय, लेकिन ये विधेयक जब उनके पास पहुंचा, डाक बिल विधेयक, ये डाक बिल उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने ना तो इस पर अनुमति दी और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। तो लंबे समय तक ये पड़ा रहा और अंत में ये समाप्त हो गया। तो इस वीटो को JB वीटो कहते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये 3 प्रकार के वीटो, एक निरपेक्ष आत्यांतिक होता है जिसमें वो पूरी तरीके से अनुमति रद्द कर सकता है या अनुमति नहीं देता है, दूसरा निलंबनकारी होता है, तीसरा JB वीटो होता है। तीनों वीटो आप समझ जाएंगे और अनुच्छेद 111 से निकल करके आते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बची हुई है, इसको आप देख लीजिए। एक है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश।
हालांकि राज्यपाल को भी भारत में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश का अधिकार प्राप्त है, उसको हम राज्यपाल के टॉपिक में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश क्यों जारी होता है, किन परिस्थितियों में जारी होता है, उसकी क्या सीमाएं होती हैं और ये शक्ति कितनी विस्तीर्ण है, कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश भारत की अपनी एक विशेष व्यवस्था है। ब्रिटेन के संविधान में, अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वहाँ से ये शक्ति ली गई है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में बताई गई है। कुछ पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि संविधान संशोधन के लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं होता है, यानी कि संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। यदि कोई संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए संसद में ही होना है। राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा संविधान संशोधन नहीं कर सकता। इसके अलावा एक प्रश्न उठता है कि अध्यादेश क्यों जारी होगा, कब जारी होगा और किन विधियों पर जारी होगा। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अध्यादेश तब जारी होगा जब संसद का सत्र न चल रहा हो। सरल भाषा में आप समझ लीजिए, यानी कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, यानी संसद के या तो दोनों सदन या तो फिर कोई एक सदन सत्र में ना हो, ऐसी स्थिति में ही अध्यादेश जारी हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट पहला क्या है कि संविधान संशोधन के मामले पर कोई अध्यादेश जारी नहीं होगा। और अध्यादेश कब जारी होगा, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो सकता है दोनों सदन ना हो या ना चल रहे हो या फिर एक सदन ना चल रहा हो। और दूसरा, राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, यानी अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। ध्यान रखना, यानी अध्यादेश का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं। जैसे अध्यादेश की भी समीक्षा हो सकती है यदि वो मौलिक ढांचे को सीमित करता है, मौलिक अधिकारों का लघुकरण करता है, तो उसकी जांच हो सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश की भी जांच कर सकता है। तो अध्यादेश किन विषयों पर जारी होगा, जिन विषयों पर संसद विधि बना सकती है। तो साधारण अर्थ में अगर इसको हम और विस्तारित करें तो संघ सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकता है, समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकता है, और अगर आपातकाल हो तो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी हो सकता है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी हो सकता है। तो आपातकाल की परिस्थिति में ये भी कार्य हो सकता है। तो अध्यादेश कब जारी होगा, जब संसद सत्र में ना हो और संसद की विधि बनाने की शक्ति जहाँ तक विस्तारित है वहीं तक अध्यादेश जारी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब इसलिए बताना यहाँ पे उचित है, या ये चीज़ यहाँ पे इसलिए लिखी गई है कि अध्यादेश कोई आत्यांतिक शक्ति नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं कि आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, नहीं। जितने प्रतिबंध संसद के ऊपर है उतने अध्यादेश के ऊपर है। तो यहाँ पर बात आती है कि अध्यादेश का विचार क्यों आया। तो वही बात आई कि यदि कोई आकस्मिक परिस्थिति हो और उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और अध्यादेश भी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही जारी करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आप यानी संसद के 2 सत्र जो होंगे, आप जैसे संविधान में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है कि साल में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए और दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक वैध रह सकता है। यानी अगर संसद का सत्र नहीं है और उसे जारी कर दिया जाता है तो ये 6 मास तक वैध रहेगा। और जब संसद का सत्र चलेगा, ध्यान रखना, जब संसद का सत्र चलेगा तो अगर दोनों सदनों की बैठकें शुरू होती हैं, जो अंतिम बैठक जिसकी होगी, बहुत टेक्निकल अगर समझना हो तो अंतिम बैठक, जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा की पहले बैठक हुई, राज्यसभा के 2 दिन बाद हुई, तो राज्यसभा की जिस दिन बैठक होगी उस दिन से तिथि ली जाएगी। तो यहाँ पे पहले समझिए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह। ये प्रत्यक्ष नहीं लिखा गया है, लेकिन संसद के 2 सदनों के सत्रों के बीच में अंतर 6 माह का हो सकता है अधिकतम, तो इसलिए 6 माह अध्यादेश वैध रह सकता है। और जब संसद का सत्र चलेगा तो 6 सप्ताह तक अध्यादेश वैध रहेगा। संसद का सत्र चलने के 6 सप्ताह तक वैध रहेगा। इस अवधि में संसद अगर इसको कानून बना देती है तो ये कानून बन जाएगा, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, ये भी एक प्रावधान है।
अगर अभी भी ना समझे हो तो फिर से एक बार मैं रिव्यू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति का अध्यादेश का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 123 में है। संविधान संशोधन मामलों पर अध्यादेश जारी नहीं होगा। अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद के सत्र न चल रहे हों या संसद के सत्र जो है उस समय न हो। और अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। अध्यादेश राष्ट्रपति किन विषयों पर जारी कर सकता है? जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। यानी अध्यादेश की भी समीक्षा हो सकती है। अध्यादेश से भी ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जो संविधान को सीमित करता हो या मौलिक ढांचे को सीमित करता हो या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता हो। अब अध्यादेश कितने समय तक मान्य रहेगा? तो अधिकतम, जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन आता है तो 6 माह। और संसद का सत्र जिस दिन से चलेगा तो अंतिम मतलब जो दूसरा सदन होगा, मतलब जिस सदन की बैठक बाद में होगी उस तिथि से वो 6 सप्ताह तक वैध रहेगा। इस 6 सप्ताह में यदि संसद चाहे तो इसको कानून बना सकती है, और यदि नहीं बनाती है तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी कि एक बार में 6 माह अधिकतम हो सकता है। संसद का सत्र चलने से 6 सप्ताह तक वैध रहेगा। लेकिन किसी भी विषय पर कितनी ही बार अध्यादेश जारी हो सकता है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अध्यादेश को लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। ये माना जाता है कि ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, ये एक प्रकार का बाईपास है, जब हम संसद को बाईपास करके अपना कानून बनवा लेते हैं। देखिए, अध्यादेश की ज़रूरत कब पड़ती है? एक तो तब पड़ती है कि जब कोई ऐसी सत्ता या ऐसा कोई दल सत्ता में आ जाए जिसका उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में बहुमत ना हो। भाई देखिए, यदि कोई दल या कोई पार्टी सत्ता प्राप्त करती है तो इसका मतलब है कि चाहे वो पूर्ण बहुमत से हो या गठबंधन से हो, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि उसका लोकसभा में बहुमत है, तभी उसने सत्ता पाई। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार बनती है और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में उसका बहुमत नहीं होता है। तो जब कभी ऐसा मामला आता है कि राज्यसभा में उसका बहुमत ना हो और वो कोई विधेयक ना पारित करवा पा रही हो तो इसका प्रयोग करती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई विधेयक ऐसा है जिसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत है और विपक्ष का रवैया बहुत ही अड़ियल है और वो विधेयक पारित करवाना है, तब भी अध्यादेश का प्रयोग हो जाता है। या फिर अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो भी अध्यादेश की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अध्यादेश आमतौर पर इन 3 परिस्थितियों में ही जारी किया जाता है। जब किसी दल का उच्च सदन में बहुमत ना हो, या फिर किसी मामले में विपक्ष सहयोग न कर रहा हो और विधेयक को पारित कराना जरूरी समझती हो सरकार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई विशेष परिस्थिति ही उत्पन्न हो जाए। तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश का अधिकार है। राज्यपाल को भी ऐसा अधिकार दिया गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे और इसकी समझ बनाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ों पर चर्चा की। पहला कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहाँ सुने जाएंगे, कैसे सुने जाएंगे। दूसरा, उसकी क्षमादान की शक्ति। तीसरी, वीटो पावर या वीटो शक्ति। और फिर उसके बाद हमने बात की कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगर कोई भी दिक्कत आपको है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए, उचित समय पर उस पर चर्चा हो जाएगी। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें समाप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम सब उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे, उसका निर्वाचन, उसके कार्य, अन्य जो भी बिंदु होंगे उनको डिस्कस करेंगे।